अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आज जो है हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, आज लेक्चर नंबर 58। तो लेक्चर हमारा आज है 58। ठीक, हमने प्रीवियस लेक्चर में 6.24 तक एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 16.25। ठीक है, 16.25 एमसीक्यू हमसे क्या कहता है? कहता है इन अ गेम, एक गेम में अ मैन इज पेड ₹50, एक बंदा 50 रुपये पे करेगा, करता है या उसने किए थे। इफ़ यू गेट ऑल हेड और ऑल टेल, एक बंदा है उसको 50 रुपीज़, ये क्या लें सिंपल लफ्ज़ों में, उसको रिवॉर्ड मिलेगा या 50 रुपये वो जीत जाएगा। ज्यूम करें दो बंदे से उन्होंने शर्त लगाई कि भाई मैंने क्या करना है कि हमने कॉइन को टॉस करना है, ठीक है, और 4 कॉइन टॉस करने हैं। मैंने चारों कॉइन टॉस किया, अगर चारों में हेड आ गया तो मैं 50 रुपये जीत जाऊंगा और तुम मुझे 50 रुपये दोगे, ठीक है। या चारों में टेल आ गया तो मैं फिर भी शर्त जीत जाऊंगा, तुम मुझे 50 रुपये पे करोगे। दूसरे बंदे ने कहा ठीक है, अगर तुमने 4 कॉइन टॉस किए और चारों में हेड आ गया तो मैं तुम्हें 50 रुपये दे दूंगा, चारों में टेल आ गया तो भी मैं तुम्हें 50 रुपये दे दूंगा, लेकिन अगर ये ना आया तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा, मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा। तो दूसरे बंदे ने कहा डन करो, ठीक है। अगर 1 2 3 हेड आ गए तो क्या होगा, वो पर्सन शर्त हार जाएगा। अगर सारे हेड सारे टेल आए तो पर्सन जो शर्त जीत जाएगा। हिज एक्सपेक्टेड गेन, ये एक्सपेक्टेड गेन कैसे निकालेंगे? ये एक्सपेक्टेड मीन से आएगा। वो देखें ये एक्सपेक्टेड मीन क्या था, ये देखें एक्सपेक्टेड मीन किधर गया किधर गया किधर गया। अभी हमने एक्सपेक्टेड मीन की वैल्यूज ये पढ़ा, ये देखें ये मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये देखें ये एक्सपेक्टेड। जब भी वो कहेगा एक्सपेक्टेड गेन या लॉस तो हमेशा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एमसीक्यू नंबर 24 वाला, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी, ये वाला हम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को हम जरा बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स होगा और उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स होगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक्स आ गया, उसके बाद यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके बाद हम इसी फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बना लेंगे। फिर हमें एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखें यहाँ से देखें एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो क्या है? एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो हमें इस कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक्स लिख लेते हैं। एक्स में क्या है, हमारे पास 4 कॉइन है और 4 कॉइन में हेड आने की, देखें हमने क्या लिखना, ऑल पॉसिबिलिटीज लिखनी होती है ना। इसको कहते हैं एक्स और इस एक्स और इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम सारी के सारी वैल्यूज को लिखते हैं, ये देखें कंप्लीट लिस्ट, नहीं किधर गया, हाँ ये अ टेबल और फॉर्मूला, ऐसा टेबल या फॉर्मूला लिस्टिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जिसमें हम सारी पॉसिबल वैल्यूज को लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? हमने कहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे। 4 कॉइन है, हेड आने के चांसेस क्या हैं? हमने कहा 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है, 3 हेड भी आ सकता है, 4 हेड भी आ सकता है। हमने कहा सारे के सारे हमारे पास चांसेस हैं, ठीक है नी। इसको ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं ज़रा, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास, हमने कहा हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो एक्स की वैल्यूज़ हैं क्या। अब हमने एक्स की वैल्यूज़ लिखनी है, तो इसको ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पर हमारी जगह हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स देखने हैं, नंबर ऑफ हेड्स कि यहाँ पर हमारे पास हेड आ कितने रहे हैं, एक्चुअली हेड हमारे पास कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो सकता है यहाँ पे ये 0 हेड आ जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड है 0 हेड आ जाए, किधर गया, इसको इस तरह करते हैं
इसको इस तरह कर लें यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास हमें पता है कि हेड आ रहे हैं और हमारे पास टेल आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह आ जाएगा, नो हेड, फिर 1 हेड, फिर 2 हेड, फिर 3 हेड और फिर हमारे पास 4 हेड। 4 हेड का मतलब होता है ऑल हेड आ गया। अच्छा, जब हमारे पास नो हेड आएगा तो वहाँ पे टेल कितनी होगी, हमें पता है ऑल टेल होगी। 1 हेड होगा तो 3 टेल होगी, 2 हेड होगा 2 टेल होगी, 3 हेड होगा 1 टेल होगी, सारे के सारे हेड होंगे तो 0 टेल होगी, ठीक है। तो हमने हेड और टेल यहाँ पे ज़रा लिख लिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या है। उसने x की वैल्यूज में ये दी है, एक 50x की वैल्यू और एक 30x की वैल्यू हमारे पास। उसने कहा अगर ऑल हेड आ जाए, ऑल टेल आ जाए तो 50 रुपये विन करेगा, तो 50 रुपये विन करेगा तो 50 रुपया 50 रुपीज़ पॉजिटिव के साथ आएगा। उसके बाद और 4 के 4 हेड आ जाए, ऑल हेड आ जाए तो भी 50 रुपीज़ विन करेगा, लेकिन अगर 1 हेड आ जाए तो 30 रुपीज़ लूज़ करेगा, 30 रुपीज़ लूज़ करेगा, 30 रुपीज़ लूज़ करेगा। ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास x आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखना है, ठीक है। हमने अब क्या करना है कि हमने चेक करना है, ये x तो आ गया, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो बेशक ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आप स्किप करके डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x वाला कॉलम भी बना सकते हैं, बिल्कुल इजाज़त है इसकी, फ्रीक्वेंसी ना लिखें, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखें तो क्या होगा, ना लिखें तो क्या होगा, लेकिन मशवरा ये है कि फ्रीक्वेंसी ना लिखें, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी बेसिक सॉल्व करनी आती है। आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ना बनाएं बल्कि डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पर फोकस कर दें। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी बनाऊं, देखें, नो हेड मीन 0 हेड। 0 हेड कितने होते हैं, हमने कहा 0 हेड सिर्फ 1 होते हैं। अगर हम 4 कॉइन को टॉस करें तो 0 हेड कितने होते हैं, 1 होते हैं। और अगर हम 4 कॉइन को टॉस करें तो 1 हेड वाले कितने होते हैं, तो 1 हेड वाले 4 होते हैं। ये मैं कैसे बना रहा हूँ, ये हमने 4 कॉइन्स के आउटकम्स बनाए हुए हैं। वो 4 कॉइन के आउटकम्स देखिएगा तो 0 हेड कितने हैं, 1 हेड वाले कितने हैं, 1 हेड वाले कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं जिनमें 1 हेड आ रहा था। 2 हेड वाले कितने होते हैं, 6। 3 हेड वाले कितने होते हैं, 4। और 0 टेल वाले कितने होते हैं, 1। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन गई। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमने 4 कॉइन को टॉस किया, हमारे पास ये x आ गया, हमारे पास ये f आ गया, ठीक है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, हमने कितने कॉइन टॉस किए, 4, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास 16। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 16। तो यानी कि 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ना भी बनाए तो काम चल जाएगा। 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/16। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/16। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/16। नेक्स्ट 4/16, नेक्स्ट 1/16। और ये देखें, जब आप सारी प्रोबेबिलिटी का सम लेंगे, वो सम किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। चेक कर लीजिएगा, ये 1 के इक्वल हमेशा आएगा, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या था, एक्सपेक्टेड गेन। तो एक्सपेक्टेड गेन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड गेन का फॉर्मूला है समीशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो देखें, समीशन x है, ये मेरे पास x पड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x। आप क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करा 50 1 ज़ा 50, ये बन गया 50 डिवाइडेड बाय 16, फिर माइनस 4 3 ज़ा 12, माइनस 120 डिवाइडेड बाय 16, फिर 3 6 ज़ा 18, माइनस 180 डिवाइडेड बाय 16, फिर 3 4 ज़ा 12, माइनस 120 डिवाइडेड बाय 16, और 51 ज़ा 50, 50 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है।
तो इन सब को सम किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, आंसर आया -20। तो देखें -20 का क्या आया, हमारे पास गेन आया या लॉस आया, हम कहेंगे -20, इसका मतलब -20 का उस पर्सन को एक्सपेक्टेड गेन तो हुआ नहीं, उसको एक्सपेक्टेड लॉस हो गया। ठीक है, तो इस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल जो 25 मैंने जिस तरह करवाया ये सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह है, लेकिन उसमें उसने एक आसानी कर दी, एक्स भी बता दिया, साथ में ये प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम भी गिवन कर दिया। बस हमें ये सिर्फ एक ग्रीन वाला कॉलम बनाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, 26 में कह रहा है इन टर्म मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन द फॉर्मूला EX² -EX होल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये मैंने तो अभी करवाया था इससे पहले, ये देखिए किधर गया, एक्सपेक्टेड मीन किधर गया, एक्सपेक्टेड मीन ये था, एक्सपेक्टेड मीन का फॉर्मूला बताया था, उसका साथ एक और भी फॉर्मूला बताया था EX² एक्सपेक्टेड वेरिएंस वाला। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, EX² -EX होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वेरिएंस का फॉर्मूला है। और अगर इस एक्सपेक्टेड वेरिएंस को मैं एक्सपेंड करूं तो इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होती है कि समेशन X² इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X माइनस समेशन X इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X होल स्क्वायर। ये सारा ये वाला हिस्सा EX² और ये वाला सारा ये वाला हिस्सा है EX होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इट्स मीन हमें एक ये हिस्सा बनाना है, एक ये हिस्सा बनाना है। अब लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास X है और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ X भी दोनों गिवन है। X हमारे पास ये 0 1 2 3 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटीज क्या है इसकी, जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.51 0.38 0.10 0.01, ये प्रोबेबिलिटीज आ गई, 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटीज आ गई। उसने कहा कि फाइंड करो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन फाइंड करो। मीन का मतलब होता है ये वाला एक्सपेक्टेड मीन, यानी कि ये फाइंड करो, ये फाइंड करो। हमने कहा एक्स भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी गिवन है, सिर्फ क्या करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने कहा मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इनको मल्टीप्लाई करवा दिया हम सिंपल। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा सारा आंसर 0 आ जाएगा, इसको 0.38 आ जाएगा और 0.20 बन जाएगा, ये 0.03 आ जाएगा। सबका सम कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 0.61। तो एक्सपेक्टेड मीन क्या आ गया 0.61, ये हमारा आंसर। ये कहाँ लिखा हुआ है, बीटा में, बीटा में लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3, प्रोबेबिलिटीज भी सेम है, सेम प्रोबेबिलिटी सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा है वेरिएंस फाइंड कर दो डिस्ट्रीब्यूशन का। हमने कहा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास ये है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, वो क्या है समेशन X² प्रोबेबिलिटी ऑफ X माइनस समेशन X इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X होल स्क्वायर। अब क्या चाहिए मुझे, थोड़े से फॉर्मूले को मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब चलिए इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। अब देखिए मेरे पास ये X² आ गया, अब मुझे X² को सेपरेटली लिखना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर किया 0, 1 का स्क्वायर 1, इस 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, ये X² आ गया। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, इस X² को मल्टीप्लाई करवाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ X से, यानी कि एक और कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा। हमें X² को मल्टीप्लाई करवाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ X से। ये X² है,
ये एक्स स्क्वायर और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.38 0.38, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.04, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.03 0.09, इसका सारा का सम किया तो हमारे पास आ गया 0.89। तो ये आ गया हमारे पास 0.89 माइनस ये मीन कितना था हमारे पास, देखिए मीन हमने पहले ही फाइंड किया 0.61, तो 0.61 होल स्क्वायर। इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4979, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी चार्ली में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिएगा इस तरह से एक्सपेक्टेड मीन फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये इस फॉर्मूले से एक्सपेक्टेड वेरिएंस फाइंड करते हैं। और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड करना पड़ जाए कोई मसला नहीं है, यही फॉर्मूला लिखिएगा, एंड में सिर्फ इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे अगर, तो ये एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। 29, अगर ये 29 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो कमाल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 16.29, बाय इन्वेस्टिंग इनटू पर्टिकुलर स्टॉक अ पर्सन कैन मेक अ प्रॉफिट इन 1 ईयर। पहले साल में प्रॉफिट कितना आया, उसको 5000 आया, जिसकी 5000 के प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, या और का मतलब हमें पता एडिशन लॉ होता है, और या टेक अ लॉस, या उसको लॉस हो गया 1500 का और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8। तो उसने कहा कि हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड गेन क्या है, एक्सपेक्टेड गेन क्या, उसने हमसे ये पूछ लिया कि एक्सपेक्टेड गेन क्या है, ठीक है। अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात करें, तो ये चेक कीजिएगा, हमने कहा ठीक है ये एक्स आ गया, एक्स कितना था 5000, और लॉस कितना था, ये प्लस में आएगा, लॉस कितना 1500, ये लॉस में आ गया। हमने कहा इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 0.8 है। हमने कहा x इंटू प्रोबेबिलिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई 0.4, आंसर आ गया 2000, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1500 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस आ गया 1200, इन दोनों का डिफरेंस लिया, आंसर आ गया 800, ठीक है। तो बताएं 800 कहाँ आ रहा है, 800 तो यहाँ आ रहा है। आप कहेंगे राइट आंसर क्या है, बी, राइट आंसर क्या है बी। तो मैं कहूँगा हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, हालांकि बहुत दिल कर रहा है राइट आंसर बी होगा, लेकिन एक और चीज़ चेक करें, इसकी प्रोबेबिलिटी का सम करें, 0.4 प्लस 0.8 1.2, ये तो प्रोबेबिलिटी 1.2 से ग्रेटर हो रही है, और हमने कहा प्रोबेबिलिटी नेवर बी ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहती है। 1.2 तो प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। तो हमने यहाँ से चेक कर लिया, हमने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी, मैंने कुछ नहीं सॉल्व किया, मैंने यहाँ से देखा, मैंने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को जमा करो वो तो 1.2 बन रहा है, और प्रोबेबिलिटी तो एक से ज़्यादा होती नहीं है। हम कहेंगे कांट बी डिटरमिन ड्यू टू रॉन्ग वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। हमने कहा तुमने हमें प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू रॉन्ग दी हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये बात ध्यान से याद रखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है हमसे इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर एन ट्रायल, अगर हमने एक्सपेरिमेंट को एन ट्रायल किया है, इज ट्रायल रिजल्ट
आउटकम क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर, दो आउटकम्स हैं विथ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, बस ये एक इंडिकेशन थी, बस कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी मीन जिसकी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं बदल रही। तो प्रोबेबिलिटी किस में नहीं बदलती, हमें पता बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी नहीं बदलती, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट चलती है, तो आंसर इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 31 देखते हैं। 31 में वो कह रहा है रैंडम वेरिएबल साइज एन सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद के ऑन एन आइटम में भी क्लासिफाइड एज सक्सेस, के जो है वो सक्सेस है, एन माइनस की फेलियर है। हमने कहा तो सारा फॉर्मूला हाइपर ज्योमेट्री का लिखा हुआ है, या हाइपर ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है जी। 32 में कह रहा है इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज इज ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, अगर हम विद रिप्लेसमेंट के साथ एक सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, द इवेंट आर सेट टू बी, हमने कहा इवेंट इंडिपेंडेंट है। इवेंट इंडिपेंडेंट मीन विद रिप्लेसमेंट के साथ इंडिपेंडेंट होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट साथ हमने कहा नॉट इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 33। इफ अ रैंडम सैंपल साइज एन इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, अब जो मैंने अभी बात की थी, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया तो हमने कहा इवेंट डिपेंडेंट होता है। ये तो आसान सी बात है, डिपेंडेंट मीन नॉट इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बीटा। 34 देखते हैं। वेन एवर वो मैयर टाइम इंटरवल, जब हमने टाइम इंटरवल मैयर करना है, वेट हाइट वॉल्यूम सारे के सारे देखें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होता तो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क करता। ठीक, 16.35 कहता है अ डिस्ट्रीब्यूशन हुज ग्राफ इज सिमेट्रिकल बेल शेप,
शेप, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल बेल शेप है, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं? हमने कहा ऐसे ग्राफ को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सीखा, और सेंट्रल टेंडेंसी जो कि हमने चैप्टर 12 में देखा था, सेंट्रल टेंडेंसी हमने कहा नॉर्मल जब हम मेजर करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मॉड तीनों बराबर होते हैं, और ये कर्व है ये सिमेट्रिक बेल शेप कर्व होती है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 36, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज पैरामीटर। हमने कहा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर होते हैं वो दो होते हैं, एक मीन होता है और एक वेरिएंस होता है। ये दो पैरामीटर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, जैसे कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा फाइंड किया था मीन एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हो या वेरिएंस हो बात एक ही होती है। ठीक है, तो मीन और वेरिएंस हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं इसके, और मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में लिखवाया भी था, ये इसकी नोटेशन होती है, यहाँ पे मीन होता है और यहाँ पे ये वेरिएंस होता है। जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो एक ये प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी कि दो पैरामीटर होते हैं मीन और वेरिएंस के। ठीक है, आप इसकी प्रॉपर्टीज पर जाइएगा, ठीक है, तो आपको ये वाली बात नज़र आ जाएगी मीन और वेरिएंस वाली। 37 कहता है कि अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन दैट हैज़ मीन और वेरिएंस। कहता है उसका मीन और वेरिएंस क्या, ये वाली बिल्कुल प्रॉपर्टी है, मीन और वेरिएंस, और मैंने आगे लिखा भी हुआ है मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है। ये इसके पैरामीटर होते हैं और ये पैरामीटर की वैल्यूज़ होती हैं। तो मीन 0 है, वेरिएंस 1 है, तो 0 और 1 का लिखा हुआ है ऑप्शन अल्फ़ा हमारा करेक्ट होगा। 38 कहता मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, जी 1.2 है। कहता मुझे x की वैल्यू बताएं क्या है, x की वैल्यू क्या बताएं। तो हमने कहा फॉर्मूला कुछ ये है, फॉर्मूला कुछ ये है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर स्टैंडर्ड है, ये फॉर्मूला है। मुझे क्या चाहिए, मुझे x फाइंड करना है। z कितना उसने कहा 1.2, तो z की जगह लिख लें 1.2, मीन कितना है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10, तो x क्या आ गया, हमने कहा हमारा कैलकुलेट कर लें, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 62, तो x इक्वल टू 62 ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला x के लिए यूज़ कर सकते हैं या इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, x इक्वल टू म्यू प्लस जी सिग्मा, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मीन कितना है 50, जी कितना है 1.2, सिग्मा कितना है 10, आंसर आ गया 62। तो डायरेक्ट या तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें जो हमने पुराना सीखा हुआ है, या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें x के लिए, जैसे आपको आसानी है वैसे कर लें। 6.39 उसने कहा मीन 50 है, z 0.5 है, x 45 है, वेरिएंस बता दो क्या है। हमने कहा वेरिएंस बताना है तो कोई मसला नहीं, वेरिएंस बता देते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है लेकिन हमने यहाँ पर वेरिएंस फाइंड करना है। जब मैंने वेरिएंस फाइंड करना है तो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करवा दें, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो सूरत हाल कुछ ये रह जाएगी आपकी, सूरत हाल कुछ ये रह जाएगी आपकी हमारे पास आ जाएगा अच्छा जी, तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास है, हमें यहाँ पे वेरिएंस चाहिए। तो हमने कहा अगर हमें वेरिएंस चाहिए तो फॉर्मूला ये होगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन वेरिएंस के लिए हम यहाँ पे वेरिएंस यूज़ कर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ करूँगा एंड पे स्क्वायर कर दूंगा। अब क्या करूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो वेरिएंस इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर z बन जाएगा। x क्या है 45, मीन कितना है 50, z कितना है -0.5,
तो वेरिएंस कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 100 आ गया। चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ऑप्शन बीटा सही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ज़रा इसको चेक भी कर लें तो देखिएगा हमारा सेम आंसर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा ये यहाँ पर ना आपका 10 आ रहा होगा, आपका 10 आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था ना, बल्कि इस तरह ही कर लें, बल्कि ना करें वेरिएंस। यहाँ से ना आपका 10 आएगा, ये 10 क्या है, ये 10 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जब मैं वेरिएंस करूँगा तो सिग्मा का स्केयर करूँगा, यानी कि 10 का स्केयर कर लें तो डायरेक्ट इस तरह 100 आ जाएगा आपका। अब वेरिएंस ना लिखें, यहाँ पे ना लिखें, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मूले से चलें। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 10 आएगा, फिर 10 का स्केयर करेंगे तो वेरिएंस क्या आ जाएगा 100, तो ये 100 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 12 में वैल्यूज कुछ याद की हुई हैं, जो मीन का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो देखते हैं वो क्या होगा। अच्छा, अगर मैं प्रॉपर्टीज पे लेके चले तो नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनी हमारी, ठीक है। चलिए वापस से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर 12 में सीखा था कि जो मीन का 1 स्टैंडर्ड, यानी कि अगर मैं इस तरह ग्राफ बनाऊं, अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ग्राफ देखना चाहें तो कुछ ग्राफ ये बनेगा इसका, ये ग्राफ बन, ये मीन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। तो जब हमारे पास ये मीन आ गया था, ये देखें, ये हमारे पास यहां से कर लेते हैं, चलो ये मीन है, यहां से ये मीन आ गया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा प्लस में। तो यहां से यहां तक का जो एरिया बनता है म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमारे पास बनता है। ये आपने जो वैल्यूज याद की थी अभी भी वही वैल्यू 68.26, ये 68.26, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस बनता है वो 68.26% बनता है, ठीक। फिर वो कह रहा है कि अगर मीन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ जाता है, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस में और ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में, मीन यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है। तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है 95.44, तो आ जाएगा 95.44%। फिर वो एस्टिमेट कहता है कि अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आ जाएगा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, वो हमें पता है कितना होता है, हमारे पास आ जाएगा 99.74, तो 99.74। ये 3 वैल्यूज़ को, एक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक ये वैल्यूज़ होगी, एक ये होगी, एक ये, बस इन तीनों को एज इट इज़ याद कर लें। ये एग्जैक्ट एज इट इज़ वैल्यूज आती हैं, चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट भी की जा सकती हैं लेकिन आपको ज़रूरत नहीं इनको कैलकुलेट करने की, ठीक है। आप बस इनको एज इट इज़ याद कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं 43 के ऊपर। 43 में वो कहता है कि ऑन एन एग्जामिनेशन में एवरेज ग्रेड हमारे पास क्या है 74। इसका मतलब जो एवरेज है ये हमारे पास 74 है, तो 74 मेरे पास एवरेज है, यानी कि मीन है मेरे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, तो सिग्मा मेरे पास 7 आ गया। 10% ऑफ क्लास आर गिवन एज, कहता है जो 10% स्टूडेंट ऐसे हैं उनको क्या मिला है, उनको ए मिला। ये 10% का मतलब क्या, चेक कीजिएगा। अब 10% दो जगह आता है, ये देखें यहां पर हो गया एक 10% ये आता है, यहां से यहां तक सारा 90% हो गया, और एक 10% शुरू में भी तो आता है, यहां से यहां तक 10%। बता इन 10% वालों को ए मिलेगा या इन 10% वालों को ए मिल रहा होगा? ऑब्वियस बात है इनको ए मिल रहा होगा। जो 90% यहां से यहां तक 90% बनता है ना, जो 90% नंबर बच्चे हासिल कर चुके होंगे उनको ए मिलता है ना, या जिनका ओवरऑल 10% आया हो उनको ए ग्रेड मिलता है। हमने कहा भाई 10% वाले तो बैड फेलियर होते हैं, वो तो बुरी तरह फेल हुए होते हैं, तो शुरू वाला 10% तो नहीं होगा। तो जिनको ए प्लस मिलता है वो कौन से बच्चे होंगे, वो एंड वाले 10% होगा। अगर एंड वाले 10% है इट्स मीन वो 90% एरिया कवर कर चुके हैं।
और 90% एरिया कवर कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि यहाँ पे मीन क्या हो गया 0, मुझे चाहिए ये 10% एरिया। तो मैंने कहा इससे पीछे टोटल 90% एरिया होता है, तो 50% ये वाला हो गया और 40% ये वाला हो गया। 40% मीन 0.4 ये वाला हो गया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज चाहिए जी से। मैंने कहा जी मुझे यहाँ से यहाँ तक रेंज बता दो क्या आती है। तो जी ने कहा मैंने आपको एरिया बता दिया, आप क्या करो जी इनवर्स यूज करो, जी इनवर्स यूज करो और बताओ यहाँ से जी की वैल्यू क्या आती है। तो हम देखेंगे यहाँ से ये जी की वैल्यू क्या आती है, तो हम इसके लिए जी टेबल यूज करेंगे, लेकिन इनवर्स हमने क्या करना 0.4 के अगेंस्ट वैल्यू देखनी है, 0.4 के अगेंस्ट। तो देखते हैं हम वैल्यूज क्या आती है। तो 0.4, तो ये हमारे पास आ गया 0.333, 0.444, ये आ गया जी। देखिए ये दो वैल्यूज आ गई, या तो ये वाली वैल्यूज बनेगी या तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज बनेगी, ठीक है। अब देखें ये 0.3997 है, इसको 4 बनने में सिर्फ यहाँ पे देखें सिर्फ हमें चाहिए 0.003, यानी कि 3 नंबर चाहिए डेसिमल में, तो ये 4 बन जाएगा। और ये देखें ये 4 से 15 आ गया, तो देखें इन दोनों में से नियरेस्ट 4 के कौन है, ये है। तो हम क्या करेंगे इसको यूज कर लेंगे, या क्या कर सकते हैं इसका दोनों का एवरेज भी ले सकते हैं, लेकिन एवरेज वाला ना करें, आप नियरेस्ट पे चले जाएं, कोई आंसर पे खास फर्क नहीं पड़ता। तो 0.3997 ये 4.4 के ज्यादा करीब है। तो देखिए इसके अगेंस्ट वैल्यू क्या आ रही है, जैसे वो बोर्ड में लिखा है 1.28, तो ये आ रही है 1.28 वैल्यूज हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1.2 हमारे पास 8 आती है, 1 ये आ गया 1.2 ये आ गई हमारे पास। ये देखें 1.28, ये देखें ये वैल्यूज कहाँ आ रही है 1.2 और ये ऊपर 8, तो ये 1.28 में वैल्यूज आ रही है, ये वाली इधर गई, हाँ ये 1.28 में वैल्यूज आ रही है। तो आंसर क्या आ रहा है 1.28, तो हमने कहा 1.28 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1.28 हमने लिख ली वैल्यूज, तो हमने कहा 1.28 आ गया। तो 1.28 में यहाँ पे लिख लूंगा, इसका मतलब जी की वैल्यू क्या आई 1.28 आई। अब देखें जी 0 से इस तरफ है राइट साइड पे, तो ये प्लस में है, तो जी क्या आ गया 1.28, जी क्या आ गया 1.28। तो हमें क्या चाहिए लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए एंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। हमें लोएस्ट चाहिए और एक हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। तो हमने कहा जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस जी सिग्मा होता है हमारे पास, ठीक है। माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि माइनस इसलिए नहीं करूंगा 1.28 जो है वो प्लस में है, तो ये माइनस यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही आएगी। अगर यहाँ पे माइनस में होता तो एक बार प्लस करता एक बार माइनस करता। तो मीन कितना है मेरे पास 74 आ गया, प्लस जी कितना, ये जी 1.28, ये जी है 1.28, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 7। तो देखिए आंसर क्या है इसका 1.28 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस कर दो 74, आंसर आ गया 82.96। तो आंसर आ गया 82.96। उसने कहा कि लोवेस्ट बताओ और हाईएस्ट, तो यहाँ से मैंने लोवेस्ट भी बतानी है, यहाँ से मैंने हाईएस्ट भी बतानी है। तो 82.96 इसका लोवेस्ट क्या होगा बताएं। 82.96 का जो लोवेस्ट होगा वो हमें पता है 82 होगा, और इसका 82.96 का हाईएस्ट क्या होगा मैक्सिमम 83 होगा, यानी कि 82 और 83 ये हमारा आंसर है। तो ये वाला हमारा आंसर होगा 83 एंड 82, ठीक है क्लियर। 83 और 82 ये हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर अल्फा होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि मीन 200 है, स्टैंडर्ड वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस है 100 है, देन 2x वैल्यूज कंटेन मिडल 75%, और वो जो मिडल 75% है उसके अगेंस्ट जी की वैल्यू क्या आती है उसने हमें गिवन कर दिया। हमने कहा बहुत शुक्रिया, वरना हमें 75% को एरिया में ढूंढना था, उसके अगेंस्ट जी की वैल्यू। बहुत अच्छा किया तुमने हमें वैल्यूज का ये गिवन कर दी।
उसने कहा 2 वैल्यूज हैं और दोनों वैल्यूज के जो डिफरेंस है वो 75% यानी कि 50% से ज़्यादा। अगर 50% ज़्यादा है तो कुछ सूरत हाल ये होगी, यानी कि एक x ये वाला होगा और एक x ये वाला होगा, यानी कि यहाँ पे z की वैल्यू क्या 1.15 और यहाँ पे z की वैल्यू क्या -1.15 होगा, -1.15 होगा। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे x के लिए, x इज इक्वल टू प्लस म्यू प्लस माइनस जी सिग्मा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। तो जब हम 1 टाइम प्लस में करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू मीन कितना है 200 प्लस, पहले प्लस में जी कितना है 1.15, ये प्लस वाला 1.15 सिग्मा चाहिए, तो वेरिएंस 100 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस के साथ 211.5। जब माइनस करूँगा x इक्वल टू 200 माइनस 1.15 10, तो वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ जाएगी 188.5। तो ये हमारा आंसर है 188.5 और 211, तो ये कहाँ आ रहा है 188.5 211 अल्फ़ा में आ रहा है। तो इस तरह अल्फ़ा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सा था ये फार्मूला, मुश्किल बात नहीं है। ये आसान क्यों हो गया, उसने हमें इस एरिया की वैल्यूज़ बनी बनाई दे दी, वरना हमें इसको जी एरिया में जाके उसके अगेन जो जी की वैल्यू थी वो हमें ढूंढनी पड़नी थी, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हमने कहा इफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 1.3 सिग्मा। उसने कहा जो डिफरेंस आ रहा है जी यहाँ पे 0 मोर देन 1.3 सिग्मा, तो देखें ये 1.3 हमें पता है सिग्मा के साथ कौन सी वैल्यूज पड़ी होती है जी पड़ा होता है। ये देखें सिग्मा के साथ जी कौन सी वैल्यू पड़ी होती है जी पड़ा होता है, सिग्मा के साथ हमेशा जी पड़ा होता है। इट्स मीन ये जी है, तो जी क्या है यहाँ पे 1.3। ये देखें जी प्लस में, तो इसका मतलब प्लस में 1.3 यहाँ पर आएगा। फिर क्या मोर देन कह रहा है, तो मोर देन मीन ये वाला एरिया कह रहा है मुझे, तो ये वाला एरिया मुझे रिक्वायर कर रहा है। तो हमने देखना है 1.3 का एरिया क्या आता है, 1.3 का एरिया क्या आता है। अब हम एरिया ढूंढेंगे 1.3 में, तो 1.3 ये आ गया 1.3, ये एरिया आ गया 0.4032, तो आंसर क्या आ गया 0.4032। यहाँ से यहाँ तक का जी ने एरिया बता दिया, लेकिन हमें एरिया तो ये वाला चाहिए ना। तो हमने कहा भाई यहाँ से यहाँ तक तो एरिया 0.5 है, उसमें से हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, माइनस कर देंगे तो हमारे वाला एरिया आ जाएगा। तो हमने कहा 0.5 माइनस 0.4032, तो माइनस कर दे इसमें से, तो देखते हैं आंसर क्या आता है 0.5 माइनस 0.4032, आंसर आ गया 0.0968, और अगर परसेंटेज में जाना है तो 9.68%। तो देखें ये 9.68% का आ रहा है, सी में आ रहा है, ये ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी है, लेकिन वो कह रहा है लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या, मीन यहाँ पे 0 है, यानी कि ये हमारे पास जी क्या है 0.52। तो देखें मैंने आपको कहा था सिग्मा के साथ ये जी पड़ा होता है। देखें फॉर्मूला था मीन इज एक्स इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस जी सिग्मा, तो देखें सिग्मा के साथ जी पड़ा होता है, तो ये 0.52 सिग्मा, ये जो 0.52 सिग्मा नज़र आ रहा है, तो बताएं ये 0.52 क्या। फिर हमने कहा ये 0.52 तो जी है, तो जी की वैल्यू 0.52 है। अच्छा 0.52 प्लस के साथ लिखा हुआ है, तो प्लस के साथ जो लिखा हुआ है 0.52, तो हमने कहा कि जो हमारे पास ग्राफ बनेगा इसका वो हमारे पास कुछ ये बनेगा। तो हमने कहा हमारे पास ग्राफ कुछ ये बनेगा,
0.52 और उसने कहा लेस देन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया मुझे सारा चाहिए। तो मैंने कहा इस एरिया के तो टेंशन ना लो, ये जो वाला एरिया है ये तो मेरे पास 0.5 आया, बस सिर्फ जी से कहो कि ये वाला एरिया बता दे, यानी कि 0 से लेके 0.52 की रेंज बता दे, ये वाला एरिया बता दे। तो हम 0.52 को ज़रा देखते हैं टेबल में। 0.52 0.5 ये 0.5 है और ये 2 का आ गया मेरे पास, तो ये वाली वैल्यूज आ गई मेरे पास 0.1985 तो आ गया 0.1985। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया कंबाइन चाहिए तो दोनों को ऐड कर दें, 0.5 प्लस 0.1985, तो आंसर देखें क्या आता है, 0.5 प्लस 0.1985, तो आंसर आ गया 0.6985, 0.985। ये कहाँ लिखा हुआ है और ये क्या बन गया 69.85% बनता है, तो ऑप्शन अल्फा करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 46 का ये वाला आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं ज़रा। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि द IQ ऑफ 30 एप्लीकेंट्स, हमारे पास 300 स्टूडेंट्स हैं, ये कैपिटल एन आ गया, पॉपुलेशन 30 स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है। मीन क्या आ गया 115, ये मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 12 आ गया। कह रहा है इफ़ द कॉलेज रिक्वायर IQ ऑफ एटलीस्ट 95, ये एटलीस्ट 95x आ गया। ठीक है, कह रहा है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 95। कहता मुझे वो एटलीस्ट 95 स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 95% IQ लेवल हो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज विल बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस रिगार्डलेस ऑफ देयर अदर क्वालिफिकेशन। कहता हमें वो बताओ कि जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या करें, ये इंपॉर्टेंट बात है, विल बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एटलीस्ट 95। तो हम सबसे पहले इसको जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स माइनस मी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, x कितना है 95, x कितना है हमारे पास 95। अच्छा, x हमारे पास 95 आ गया। अगर x हमारे पास 95 आ गया तो हमने क्या करना है, लेट्स इसको आगे सॉल्व करते हैं। मीन कितना है 115, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 12, तो आंसर आया हमारे पास 95 माइनस 115 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ गया -1.67, ये हमारे पास ये आ गया। ज़रा इसका ग्राफ बना लें। जी यहाँ पर आता 0,
-1.67। उसने कहा कि मुझे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएं दोज विल बी रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब रिजेक्शन जो है वो हमें पता है कि जिन स्टूडेंट्स का IQ लेवल इस पॉइंट से पीछे पीछे तक होगा वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और इस पॉइंट से जिसका IQ लेवल इस तरफ अबव हुआ वो सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ें, उसने एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी पूछी या रिजेक्शन की? उसने रिजेक्शन की पूछी है, यानी कि ये वाला हमारा फेवरेबल एरिया हुआ। तो अगर ये हमारा फेवरेबल एरिया हुआ तो इट्स मीन हमें क्या चाहिए, यहाँ से इस 0 से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए। वो कैसे मिलेगा? -1.67 से मिलेगा। तो 1.67 पर देखते हैं जी की वैल्यू क्या आती है। 1.67, ये 1.6 और ये 7 आ गया मेरे पास, ये 7, 1.6 ये 7 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो चेक करें, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं 1.67 की, ठीक है। तो 1.67 ये वैल्यूज़ आ गई। 0.4525, 0.4525, तो ये आ गया 1.6 और ये हमारे पास 7, 0.4525, तो आंसर आ गया 0.4525। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक एरिया 0.5 होता है, हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला एरिया चाहिए। तो क्या करो, 0.5 में से माइनस कर दो 0.4525, तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आता है? 0.5 माइनस 0.4525, आंसर आ गया 0.0475। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 300, मल्टीप्लाई बाय 300, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 14.25, 14.25। तो 25 स्टूडेंट्स तो नहीं होते ना, तो अप्रॉक्सीमेट 14 स्टूडेंट्स होंगे, तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। द जी स्कोर मेजर हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑब्जर्वेशन इज। कहता है 48 में हमारे पास अजीज स्कोर मेजर हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑब्जर्वेशन इज अबव द मीन, बिलो द मीन, अबव और बिलो द मीन, या नन ऑफ दीज। कहता है हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई थी, देखें मीन 0 है, यहाँ पे प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अबव और बिलो दोनों हो सकता है, ठीक। अच्छा 49 में कह रहा है अगर z -2 है, हमने कहा माइनस आ गया, ये तो लेफ्ट में होना है, तो ऑब्जर्वेशन इज लेस देन मीन, ऑब्जर्वेशन इज लेस। देखें हमने हमेशा मीन से मूव करना होता है, हमें पता है यहाँ पे z, यहाँ पे मीन होता है ना, यहाँ पे z 0 होता है और वहीं पर मीन होता है। तो मीन से नेगेटिव वैल्यूज ये है, मीन से पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड पर आती हैं। अगर z -2 है तो ये -2 है, तो देखें ये मीन से लेफ्ट तरफ हुआ। ऑब्जर्वेशन इज लेस देन मीन, हमने कहा बिल्कुल ऑब्जर्वेशन लेस देन मीन है, ठीक है। 50 कहता z -2 है, x फाइंड करना, हमने कहा बड़ा आसान है, x = म्यू माइनस z सिग्मा। माइनस क्यों किया? क्योंकि देखें z माइनस में, मीन कितना है 17, माइनस z कितना है 2, सिग्मा कितना है, हाँ वेरियंस 64 है। अगर वेरियंस 64 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज 8, तो हमारे पास आ गया 8, ठीक है। तो 17, 8 2 16, तो आंसर इज 1, तो +1 आंसर आ जाएगा हमारा, आसान से। और नेक्स्ट 51, it is possible to compare two observation measured in completely different unit by z-score because z-score has its own unit, z-score is unitless quantity, z-score is standard score, none of these। तो कहता है it is possible to compare two observation measured in completely different unit by z-score। क्या z-score के साथ कोई यूनिट आ रहा होता है? ये बताएं जी। और सेकंड 52 देखें, द क्वांटिटी विच एक्सप्रेस स्टैंडर्ड डेविएशन एज द परसेंटेज ऑफ मीन। ये तो चैप्टर 12 का आ गया, ये तो चैप्टर 12 का आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हमने कहा
जी के साथ कोई यूनिट नहीं आता, जी स्कोर इज यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है, जी के साथ कोई यूनिट नहीं आता, ये आपने देख लेना। और 52 तो हमारा चैप्टर 12 का। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज ऑफ मीन ये फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज ऑफ मीन फाइंड करें, यानी कि ये बनता है एस डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो ये तो फॉर्मूला CV का होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 16 जो है वो फुली कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 16 हमारा एंड हो गया, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर 16, ठीक है। तो इस चैप्टर 16 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, इसको अच्छे तरीके से समझना आपको, ठीक है। जितनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कंसेप्चुअली सीखना। अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे, मे बी 1-2 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लें, लेकिन उससे आगे आप चल नहीं पाएंगे जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तंग करने वाला आपको, तो इससे बेहतर है, इसकी तंगी से बचने का बेहतरीन इलाज ये है, जो मैंने इसके जो बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे जब चैप्टर 16 स्टार्ट कराया था, उनको अच्छे तरीके से आपने याद करना, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 17 सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।